Hello everyone. Welcome to our second part of business law. बिजनेस लॉ का ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने पहली क्लास में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बिजनेस लॉ एक कमर्शियल लॉ या फिर बिजनेस लॉ के भी नाम से जाना जाता है। ये सिविल लॉ का एक पार्ट है और ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के साथ डील करता है लॉ जोन के अंदर। हमने देखे थे कि हमारे पास 4 सेम है जिसमें से हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल है उसे ही आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। यदि वो सिर्फ एग्रीमेंट है और वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं है तो उसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। मैंने आपको लास्ट क्लास में, कल की क्लास में भी बताया था कि अगर ये पूरा पोर्शन एग्रीमेंट का है तो इस एग्रीमेंट के पोर्शन में से सिर्फ वो पार्ट, वो पोर्शन जो लॉ के द्वारा फोर्सफुल है उसी को आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। यानी हम यहां से ये भी चीज बोल सकते हैं दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये पूरा जो एग्रीमेंट का पोर्शन है ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसका सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन जो लॉ के द्वारा फोर्सेबल है उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। यदि आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो आप वो देख कर आइए ताकि आप और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। वहीं हमने ये भी चीज देखा था कि एक प्रपोजल होता है और एक प्रॉमिस होती है। प्रपोजल मीन्स एक ऑफर दिया गया है, जब वो ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। दो पार्टी रहती है, एक जो प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिसर है और जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, जो उस ऑफर को ऑफर मान के स्वीकार कर रहा है उसे प्रॉमिसी बोला जाता है। इतना हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द एसेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कितनी चीजों का रहना जरूरी है। तो यहां देखिए लिखा है एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द कंपनी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहली चीज तो अगर उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड यानी लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहना है तो सबसे पहले वो एग्रीमेंट रहना चाहिए। क्योंकि हमारी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यदि वो एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। उसमें फ्री कंसेंट रहना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सपायरली डिक्लेयर टू बी वॉइड। दो पार्टीज रहनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकेला इंसान अपने आप से तो कर नहीं सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। इंटेंशनल टू टेक लीगल रिलेशनशिप, उस कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन क्या रहना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए रहना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ये सब एसेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जब एक एग्रीमेंट में, एक प्रॉमिस में, एक प्रपोजल में जब इतनी सारी बातों को फुलफिल किया जाता है तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है। हम इसे एक एक को डिटेल में देखेंगे अभी कि क्या है करके। पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है? एग्रीमेंट, ऑफर और एक्सेप्टेंस। जब तक कि आप किसी को ऑफर नहीं दोगे और जब तक कि आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा वो एग्रीमेंट बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफर पहले दिया जाएगा, ऑफर देने के बाद वो एक्सेप्ट होगा और जब वो एक्सेप्ट होगा तभी वो एग्रीमेंट बनेगा और जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। तो क्या बोला है? द पार्टीज टू द contract should have a mutual understanding regarding the subject matter of the contract. There must be a lawful offer and lawful acceptance. जब आप किसी को लॉफुल ऑफर देते हो और जब वो सामने वाला लॉफुली आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बन जाता है? वो एग्रीमेंट बन जाता है। द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड ऑन द सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस। जब तक कि आप दोनों उस एक मैटर के ऊपर एग्री नहीं करोगे, आप कुछ और बोल रहे हो, मैं कुछ और बोल रहा हूं, तो हम दोनों की जब तक बात अलग अलग है तब तक कि हमारे बीच में एग्रीमेंट होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं कि मुझे मेरी कार 3 लाख में बेचनी है, 3 लाख रुपीज में। आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे 3 लाख में नहीं, मुझे वो कार 2 लाख में चाहिए। तो जब तक के हमारे कॉमन विचार नहीं मिलेंगे, जब तक के हमारे थॉट्स एक नहीं होंगे, तब तक के हमारे बीच में एग्रीमेंट होने वाला नहीं है। हाँ,
कुछ देर बाद यदि आपने बोले ठीक है 250, मैंने भी बोला ठीक है 2,50,000, अब हमारे बीच में एग्रीमेंट हो सकता है। तो लॉफुल ऑफर होगा, लॉफुल कंसीडरेशन एक्सेप्टेंस रहेगा और कॉमन सेंस में रहेगा, यानी एक ही बात पे, दो अलग अलग बातों में एग्रीमेंट किए नहीं जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, लीगल पर्पस। आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो लीगल रहना चाहिए, इलीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग के लिए, किसी की किडनैपिंग के लिए, ये लीगल काम थोड़ी है, तो ऐसे इलीगल बेसिस में आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। तो आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट लीगल रहना चाहिए। जब तक कि आपका एग्रीमेंट लीगल नहीं है तब तक के आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। देयर मस्ट बी इंटेंशन अमॉन्ग द पार्टी। इंटेंशन यानी हमारा उद्देश्य कैसा रहना चाहिए, लीगल रहना चाहिए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कानूनन दायरे में रहते हुए यदि आप किसी से एग्रीमेंट करोगे तो ही उस एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। एग्रीमेंट ऑफ सोशल डोमेस्टिक नेचर, कौन से नेचर के, सोशल या डोमेस्टिक नेचर के जो एग्रीमेंट रहते हैं वो लीगल रिलेशनशिप नहीं है। मैं सोशल का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमने हमारे किसी एक फ्रेंड को बोला कि कल से हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, अगर उसने दूसरे दिन मना कर दिया कि भैया मैं सोया हुआ हूं, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आता, तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। डोमेस्टिक यानी घरगुती जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके पापा के साथ, जिसके अक्सर घर वाले बोल देते हैं हाँ आपको गाड़ी दिला देंगे, हाँ आपको मोबाइल दिला देंगे, फिर वो नहीं दिला के देते, तो हम उसके ऊपर लीगल बाइंडिंग नहीं कर सकते और ना हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाकर क्या बोलोगे कि मेरे पापा ने बोला था मोबाइल दिलाना है करके, अब वो मना कर रहे हैं, नहीं, ऐसी चीजों को लीगल पर्पस नहीं बोला जा सकता। तो सोशल और डोमेस्टिक में जो बातें होती है उसे आप लोग लीगल पर्पस या एग्रीमेंट बोल नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब जब तक कि आप मुझे पे नहीं करोगे, जब तक कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इन एवरी लीगल कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी समथिंग इन कंसीडरेशन, द एग्रीमेंट इज लीगली एक्सेप्टेबल। यानी जब तक आप सामने वाले को पे नहीं करोगे आपका उसका एग्रीमेंट होने से रहा, चाहे फिर 1 रुपए का ही कंसीडरेशन क्यों ना हो। यानी अगर सामने वाले को ये चीज बोली जाए कि भैया आप अपनी कार मुझे बेचते हो क्या, बोले कितने में, बोले 3 लाख रुपए में आप अपनी कार मुझे बेच दो, तो ये जो 3 लाख रुपए है ये क्या है, कंसीडरेशन है। मैं ये 3 लाख रुपए का उसको कंसीडरेशन दूंगा और वो उस कार की ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर देगा, तो ये होता है लीगल कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन 1 रुपए का भी रहा तो भी वो मान्य किया जाता है। यदि आप किसी को 1 रुपया भी देते हो किसी काम के लिए तो सामने वाला बाध्य है, सामने वाला लायबल है कि उसको वो काम कंप्लीट ही करना पड़ेगा। द फ्रंट पार्टी कैन नॉट रिजेक्ट यू and reject you for the performance of activity। अगर आप में से किसी से हमने 1 रुपया भी लिया है तो हम आपके काम को करने के लिए लीगली फोर्सेबल है। टू बी इनफोर्सेबल, ये चीज ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है कि एग्रीमेंट में अगर उसको इनफोर्सेबल करना है कोर्ट के थ्रू तो आपको कंसीडरेशन देना जरूरी है, बिना कंसीडरेशन के आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ओनली व्हेन ईच पार्टी टू इट्स गिव समथिंग एंड गेट समथिंग, जाहिर सी बात है सामने वाला कोई पैसा देगा और हम पैसा लेंगे। द कंसीडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, इलीगल, इमोरल और अपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसी। आप जो उसको दे रहे हो, जो मनी उसको दे रहे हो वो इलीगल नहीं रहना चाहिए, लॉफुल अनलॉफुल नहीं रहना चाहिए, इमोरल नहीं रहना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध वो काम नहीं रहना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, तो पहला वो इंसान जिसकी मेजोरिटी की एज है, यानी जो 18 प्लस है वही इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यदि आपकी एज 18 से कम की है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा साउंड माइंड, उसका माइंड साउंड रहना चाहिए, मीन्स वो पागल रहना नहीं चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ, वो किसी भी लॉ के तहत डिस्क्वालिफाइड होना नहीं चाहिए। जो सारे कॉमन रूल रेगुलेशंस है वो सारे फुलफिल होने चाहिए। यदि कोई माइनर है यानी कोई 18 साल से कम का है, कोई लुनिसिट है, कोई पागल है, कोई अनसाउंड माइंड का इंसान है, कोई इंटॉक्सिकाइड है यानी कोई नशे में यदि कोई वादा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ऐसे केस में आप उसे कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते हो।
क्यों? क्योंकि जब वो इंटॉक्सिसाइड रहता है, जब वो नशे में रहता है, तो ऐसे केस में वो साउंड माइंड नहीं रहता, वो क्या कर रहा है उसको खुद को ही नहीं पता रहता, तो उस टाइम पे बोली हुई बात, उस टाइम पे किया हुआ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। However, there are exceptions as defined in section 68. सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है कि माइनर और ल्यूनिसेट यदि कोई एग्रीमेंट कर लेता है गलती से, तो वो उसके लिए लायबल रहेगा नहीं, वो उसको पूरा कर भी सकता है और वो उसे पूरा नहीं भी कर सकता। कोर्ट उसे जबरदस्ती प्रेशर आउट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एज 18 से कम की है, इसलिए वो माइनर है और उसका अनसाउंड माइंड है, इसीलिए भी। तो ऐसे केस में वो चीज अप्लाई नहीं होगी। तो तीन चीजें, मेजोरिटी ऑफ एज, साउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। जब ऐसा रहेगा तभी वो इंसान एग्रीमेंट कर सकता है, वरना वो इंसान एग्रीमेंट कर नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है फिर देखिए, कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है देखिए, ऑल पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, यानी जब तक के हम दोनों एग्री नहीं करेंगे तब तक के हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। मैंने बोला था ना कि आप 3 लाख बोल रहे हो, मैं 2 लाख बोल रहा हूं, मैं 3 लाख बोल रहा हूं, आप 2 लाख, 2 लाख 1 लाख, ऐसे बीच में जब अमाउंट का डिफरेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जब सेम कंसेंट में हम एग्री करते हैं कि 2,50,000, ठीक है आप 2,50,000 में गाड़ी बेच दीजिए, मैं एग्री करता हूँ, तो जब सेम बात होती है, जब सेम सेंस रहता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जब दोनों का कंसेंट एक है, दोनों की विचारधारा एक है। सेक्शन 14 क्या बोलता है, इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय कोरेशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इट इज सेड टू बी नॉट अ फ्री कंसेंट, यानी आप किसी को बेवकूफ बनाकर, किसी को भ्रम में रखते हुए, किसी को गलत जानकारी देकर यदि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुली इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा, वो लॉ उसे प्रेशर आउट नहीं कर सकता कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा करके। क्यों? क्योंकि आपने गलत जानकारी देते हुए मुझसे वो काम करवाया था। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात आती है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या रहता है, कि जिस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है वो लॉफुल एग्रीमेंट रहना चाहिए। यानी गाड़ी बेच रहे हो तो ये लॉफुल है, घर बेच रहे हो तो ये लॉफुल है, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो ये भी लॉफुल है। लेकिन किसी को गन बेचना, ये लॉफुल है क्या, ये लीगल है क्या? तो ऐसी चीजों को, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं बोला जा सकता, यानी जो उद्देश्य एग्रीमेंट का वो कानूनन रहना चाहिए। द लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर, एग्जाम्पल क्या बोला है, द लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर द रेंट throughout court of law when he knowingly lent out the land for the illegal activity। यानी एक किराएदार को पता है कि मेरा जो घर है वो गैर कानूनन काम के लिए इस्तेमाल होने वाला है, वो स्मगलिंग के लिए या किसी और गैर कानूनी काम के लिए यूज होने वाला है, ये जानते हुए यदि उसने अपना घर किसी को किराए से दिया और यदि वो किराएदार ने वो किराया नहीं दिया, वो रेंट नहीं पे किया, इन दैट केस दैट लैंडलॉर्ड कांट अप्रोच दैट कोर्ट फॉर दैट रेंट, क्योंकि कोर्ट में जाकर क्या बोलेगा वो कि मैंने इनको इलीगल एक्टिविटी के लिए घर दिया था, तो ऐसे केस में वो कोर्ट नहीं जा सकता। इसीलिए आप कोर्ट में जा सको, आप उसको लॉफुली इन्फोर्स कर सको, लॉफुली उसके ऊपर प्रेशर बना सको ताकि वो सामने वाला आपका काम करके दे, तो आपको लॉफुल ऑब्जेक्ट ही करना पड़ेगा। इलीगल एक्टिविटी के लिए आप उसको इन्फोर्स कोर्ट के थ्रू नहीं कर सकते। सर्टेनिटी बताई गई है, एवरी एग्रीमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टन। If the agreement is not certain or incapable of being made, it is void। void का मतलब होता है कैंसल। certain यानी एक फिक्स चीज का एग्रीमेंट होता है, यदि आप क्लियरिफिकेशन नहीं है तो आप उसे एग्रीमेंट नहीं बोल सकते हो, स्टार्टिंग से ही कैंसल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूं कि मैं 50,000 में कार बेचना चाहता हूं, आपने बोले 50,000 में गाड़ी बिक रही है, सर मेरे लिए एक कार बुक कर दो, तो ये सर्टेनिटी नहीं है ना कि मैं कौन सी कार दूंगा, किस कलर की दूंगा, किस कंडीशन की दूंगा। तो जब तक के सर्टेनिटी नहीं रहती है तब तक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो वॉइड ही रहेगा, वो कैंसल्ड ही रहेगा, वो गलत ही माना जाएगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जो हो सकता है उन्हीं चीजों का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव अ लाइफ टू अ डेथ पर्सन, यू हैव टू पे मी 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए दो, मैं जो मर चुका है उसे जिंदा कर देता हूं। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्या, ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, ये काम नहीं हो सकता, तो ऐसे काम का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। सूरज कल ईस्ट के बदले वेस्ट से निकाल दूंगा, इतने रुपए दे दो, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो काम परफॉर्मेंस यदि पॉसिबल हो तो ही एग्रीमेंट हो सकता है, वरना एग्रीमेंट
नहीं हो सकता है। और एट लास्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में रहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। एडवाइस दी जाती है कि 2-3 विटनेस को यानी 2-3 गवाहों को उस कॉन्ट्रैक्ट के समय साथ में रखो, ताकि यदि कुछ कम ज्यादा हो तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर गवाही दे सके। तो कुल मिलाकर ये इतनी बातें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। यानी अगर किसी एग्रीमेंट में इतनी बातें नहीं है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये सारे कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। ये सारे कंडीशंस आप अपने रजिस्टर्स पे अच्छे से लिख लेंगे। इन सर्टेन केस यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।